एवरीवन, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 12th का चैप्टर तीसरा पार्ट बंधुत्व जाति और वर्ग का थर्ड पार्ट लेकर के माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा। और चलिए आज जो है हम बात करने से पहले आज का एक छोटा सा सूत्र आपको दे दूं। सूत्र ये है कि आपको कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंसी के संग पढ़ना है। जो लेक्चर्स है उसको अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनेंगे तो बहुत सारी चैप्टर की आपको क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी और आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और दूसरे क्वेश्चंस को करने में 8 मार्क्स वाले को भी करने में समर्थ रहेंगे। इस बार के पेपर में भी कुछ चेंजेस हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में आपके संग बाद में बात करूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपका जो अध्याय है ये विभाजित है आपका चैप्टर 4 उपविषयों में। वो आपके उपविषय है बंधुता एवं विवाह, सामाजिक विषमताएं। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है संसाधन और प्रतिष्ठा। और आखिरी जो है आपका इसके पार्ट 4 में हम डील करेंगे महाभारत एक ऐतिहासिक स्रोत से। तो चलिए अब चलते हैं आगे की यात्रा पर। हर बार की चर्चा का हमारा कोई ना कोई लर्निंग आउटकम जरूर होता है। तो हमारा लर्निंग आउटकम आज की चर्चा का है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के सामाजिक इतिहास के मुद्दों से शिक्षार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को अवगत कराना, फेमिलियर करवाना विद द सोशल हिस्ट्री, द इश्यूज रिलेटेड विद सोशल हिस्ट्री, टू फेमिलियराइज द स्टूडेंट्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू द सोशल हिस्ट्री। आज संसाधन और प्रतिष्ठा के अंतर्गत हम बात करेंगे। संसाधन इज रिसोर्सेज एंड प्रतिष्ठा इज द प्रेस्टीज। आज हम इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकार के आधार पर स्त्री और पुरुष यानी मेल एंड फीमेल के बीच के जो सामाजिक स्थान था उसमें भिन्नता थी, डिफरेंसेस थे, वो रिसोर्सेज पर उनकी पकड़ के आधार पर। दूसरे जिस पर हम चर्चा करेंगे वो करेंगे वर्ण और संपत्ति के अधिकार के बीच संबंध यानी रिलेशंस क्या थे बिटवीन वर्णा सिस्टम एंड दी प्रॉपर्टी पर जिसका भी अधिकार होता था उसके बीच के रिलेशन पर। फिर हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की आलोचना जिसके अंदर हम बुद्ध अवधारणा की बात करेंगे। और फिर अंत में हम बात करेंगे एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा की। अब देखिए, अगर हम सामाजिक स्थिति में विशेषकर स्त्री और पुरुष के संबंध में जब हम बात करते हैं आर्थिक संसाधनों की, सबसे पहली बात आती है संसाधन और प्रतिष्ठा पर, जन्म के परे। यहां पर आप देख सकते हो राजा है या किसान पशुपालक है, ये रहे किसान पशुपालक, शिल्पकार वणिक, शिल्पकार हुआ जो शिल्पकारी का काम करना यानी लोहार, कुम्हार, ये सारे। वणिक इज बिजनेसमैन जो बिजनेस करता था। गांव का मुखिया हो गया, जो गांव का, आज भी हम गांव मुखिया को हम जानते हैं। फिर शिकारी हो गए यानी जो हंटर गैदरर सोसाइटीज होती थी, हंटिंग वाले जो होते थे। मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते थे। दास हो गए या भूमिहीन खेतिहर मजदूर। इन सबको इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब केवल इंडिया से नहीं है इसका रिलेशन। भारतीय उपमहाद्वीप के अगर हम बात करें तो उस समय के रिलेशन में जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आज के आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब आता है। तो जब हम इन सब की बात करते हैं, ये सारे जो क्लासेस थी जो अभी हमने बात की, राजा, ग्राम मुखिया, किसान, पशुपालक, ये सारे उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में ये हीरोज के रूप में, सोशल हीरो, सामाजिक अभिनायक जिसको बोलते हैं, हीरोज के रूप में उभर करके आए। केवल किस आधार पर? केवल और केवल इस आधार पर कि जिस किसी की आर्थिक संसाधनों यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेस पर पकड़ जिसकी जितनी ज्यादा बढ़ी, उतना बड़ा वो समाज के अंदर हीरो के रूप में बन करके और उभर आया। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार के आधार की जब हम बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार के आधार दो आधार पर हुए हैं। एक तो लैंगिक आधार, लैंगिक मींस जेंडर बेसिस, जेंडर के बेसिस पर स्त्री यानी फीमेल और पुरुष यानी मेल। और वर्ण व्यवस्था जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपसे बात की थी, वर्ण व्यवस्था के बारे में। उसके अंदर आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे लैंगिक यानी जेंडर के आधार पर। अब जब जेंडर के आधार पर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्रोत यानी हिस्टोरिकल रिसोर्स है
जो हमें उस समय की स्त्री और पुरुष यानी मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस के बारे में बताता है, उसके अंदर कहानी ली जाती है महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में जो कंपटीशन था उसको लेकर के। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो, ये चित्र दिखा रहा है कि दुर्योधन जो कि कौरवों का सबसे बड़ा था, बड़ा भाई था 100 कौरवों में पहला, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रुत क्रीड़ा यानी जुए के लिए, जुआ खेलने के लिए, चौपड़ की तरह होता था, जुआ खेलने के लिए उसने उसको इनवाइट किया। और जो है युधिष्ठिर जो है जाते हैं खेलने के लिए, धर्मराज हैं यानी बड़े धर्म का पालन करने वाले, और इस क्रीड़ा के अंदर यानी इस खेल के अंदर युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं। सोना है, चांदी है, हाथी, क्योंकि उन दिनों हाथी बड़े इंपॉर्टेंट होते थे आपकी सेना को शक्तिशाली दिखाने के लिए, जैसा आपने मगध के एक बड़ा महाशक्तिशाली साम्राज्य बन के निकल के आने में आपने पढ़ा है कि वो क्यों एक बड़ा महाजनपद बना था, क्योंकि हाथी अवेलेबल थे। अब ये युधिष्ठिर ने इस जुए में सोना, हाथी, रथ, दास, राज्य, अपना कोष, राज्य कोष होता है जिसमें धन होता है सारा, अपनी जनता की संपत्ति, अनुज यानी अपने छोटे भाई, अपने चारों छोटे भाई, और आखिरकार खुद को भी दांव पर लगा दिया। और दांव लगा करके ये खुद को हार गए। जब सब कुछ हार गए, कुछ भी नहीं बचा, अंत में जुए पर उन्होंने जो उन सबकी सहपत्नी थी, सहपत्नी यानी पांचों की जो पत्नी थी, इस प्रकार का बहुपति विवाह का ये उदाहरण है, यानी 5 भाइयों की पत्नी द्रौपदी बहुपति विवाह का उदाहरण है। अपनी सहपत्नी द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को वो हार गए। इसमें यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उन दिनों स्त्रियों की क्या स्थिति थी? क्या पत्नी जो है वो पति की निजी संपत्ति होती थी, जैसे भूमि है और बाकी जो निर्जीव चीजें हैं, क्या पत्नी जो है पति की निजी संपत्ति होती थी? यहाँ पर द्रौपदी का प्रश्न आपकी पुस्तक के अंदर पेज नंबर 68 पे वो दिया भी है, जहां पर जब युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं और हार जाते हैं, तो वहां पर जो है 2 तरह के मत प्रस्तुत किए गए, 2 तरह की विचारधारा प्रस्तुत की गई है, क्योंकि द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती है कि जब तुम खुद को ही हार बैठे, तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष जो खुद ही दास्ता को स्वीकार कर चुका हो, वो किसी और को जो है दांव पर कैसे लगा सकता है? तब तो जब तुम दास बन गए तो तुम्हारा मेरे ऊपर नियंत्रण ही खत्म। तो यहाँ पर 2 तरह के मत उठे थे। पहला था कि चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए, लेकिन पत्नी जो है वो पति की निजी संपत्ति हमेशा रहेगी, यानी उस पति का उसके ऊपर नियंत्रण हमेशा रहेगा। दूसरा मत ये उठा कि जिस पुरुष ने खुद को दास्ता ही स्वीकार कर ली, तो वो किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? तो इस मुद्दे पर जो है दरबार के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी बहस चलती रही। अंत में निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला, और निष्कर्ष नहीं निकला तो आखिरकार धृतराष्ट्र ने जो है सभी पांडवों को और द्रौपदी को उनकी स्वतंत्रता वापस लौटा दी। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर उठती है, ये दर्शाती है, इस और इशारा करती है कि किसी हद तक पत्नी को पति की निजी संपत्ति शायद माना जाता था। और मनुस्मृति की भी अगर हम बात करें, तो मनुस्मृति ने स्त्रियों के संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके दिए हैं। और यहाँ पर हम इस बात को याद रखें कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो विषमता है, जो एक खाई देखने को, पावर को लेकर के खाई देखने को मिलती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है आर्थिक संसाधनों पर पकड़ के कारण है। क्योंकि जिसके आर्थिक संसाधनों पर पकड़ ज्यादा होगी वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, ऊंचे पायदान पर रहेगा। तो मनुस्मृति जो है धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण एक उस समय की कानून की किताब या धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र कह सकते हो आप। उसके अंदर उसने स्त्री के लिए 6 तरीके बताए हैं, जिसको स्त्री धन कहा जाता है। और ये स्त्री धन वो होता था जिस पर पति का कोई भी उसका कंट्रोल नहीं होता था, नियंत्रण नहीं होता, वो पूरी की पूरी स्त्री की होती थी। और ये जो है वे कौन सा होता था स्त्री धन? नंबर 1 कि वैवाहिक अग्नि के सामने और वधुगमन यानी डोली जब जाती है, डोली के समय में जो भी स्त्री को भेंट मिली या स्नेह के प्रतीक के रूप में, यानी प्रेम पूर्वक उसको जिस किसी ने जब भी कोई गिफ्ट दिया, उसके भाई ने दिया, उसके माँ बाप ने दिया, या आगे चल करके भी उसको जो गिफ्ट्स मिलते रहे, और उनके साथ साथ पति के द्वारा भी जब जब उसको कोई गिफ्ट दिए गए, तो ये 6 तरीके थे जिनके द्वारा स्त्री जो है संपत्ति अर्जित कर सकती थी।
और इस संपत्ति पर केवल उसका ही अधिकार होगा जिसे आगे उसकी संतान यानी उसके बच्चे, स्त्री के बच्चे उससे विरासत के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के भी संपत्ति अर्जित करने के उसने 7 तरीके बताए। क्या? विरासत से। विरासत से मतलब जो कि माता पिता की पहले की संपत्ति रही है वो आगे पिता की पैतृक संपत्ति जिसको बोलते हैं, पिता की मृत्यु के बाद वो सीधे पुत्रों के पास आ जाती है, वो विरासत में हो गया। या उसने खुद खोजी हो, कहीं उसे मिल गई हो, या कोई प्रॉपर्टी उसने खरीदी हो, या जीतने के बाद यानी किसी प्रॉपर्टी को उसने जीत करके हासिल किया हो, या बड़ी मेहनत करके अपने काम के द्वारा प्राप्त किया हो, या उसको भी कभी किसी ने गिफ्ट दिया हो, या निवेश यानी कहीं इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से उसको जो है प्रॉफिट मिला हो। तो पुरुष के संपत्ति अर्जित करने के 7 तरीके बताए हैं और स्त्रियों के संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके मनुस्मृति के अंदर दिए गए हैं। मनुस्मृति के अंदर स्त्री और पुरुष के जो संपत्ति अर्जित करने के ये तरीके थे, उन तरीकों से जो है हम देखते हैं कि संपत्ति के स्वामित्व के यानी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा उसके मुद्दों से स्त्री और पुरुषों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती है, क्योंकि संसाधनों पर पकड़ पुरुषों की ज्यादा होती है। क्योंकि जितने पिता से विरासत से जो भी प्राप्त की पैतृक जायदाद वो तो सारे बेटों के बीच में बट गई, पुत्री का उस पर कोई अधिकार नहीं। हालांकि आज के समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने स्त्रियों को भी उस पर अधिकार दिए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की। और उस पैतृक जायदाद में भी यानी जो पिता से विरासत में आई हुई जायदाद है उस पर एल्डेस्ट सन यानी ज्येष्ठ पुत्र का ज्यादा अधिकार होता था, स्त्रियों की उस पर कोई भी अधिकार नहीं। हाँ, स्त्रियों के स्त्री धन केवल वो था जिस स्त्री धन पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होगा और उसकी संतान उसको विरासत में प्राप्त कर सकती है। लेकिन स्त्री धन पर पति के अधिकार ना होने के साथ साथ मनुस्मृति ये भी कहती है कि पति की आज्ञा के बिना कोई भी गुप्त धन यानी सीक्रेट रिसोर्सेज वो अपने पास इकट्ठे करके नहीं रख सकती, यानी उसके पति को सब पता होना चाहिए। और आमतौर पर जो जमीन है, क्योंकि लैंड एग्रीकल्चर मेन था, पशु हो गए, जानवर हो गए, और जो पैसा है, धन है, उस पर पुरुषों का ही नियंत्रण रहता था। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि प्रभावती गुप्त के बारे में मैंने आपको पिछले अपने जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि उच्च वर्ग की महिला थी, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वकाटक नरेश की पत्नी थी। ये प्रभावती गुप्त जो है एक अपवाद के तौर पर उभर करके आती हैं, क्योंकि इन्होंने ना केवल जो है इनका रिसोर्सेस पर अधिकार था बल्कि ये आगे उसको दान देते हुए, अग्रहार दान यानी जो जमीन ब्राह्मणों को दी जाती थी दान में, उसका वो भी ये देती हुई दिखाई देती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पिछले चैप्टर में था प्रभावती और गुप्त और दबुन गांव जो उन्होंने एक ब्राह्मण को भेंट में दिया था। और इसके साथ ही साथ अपवाद स्वरूप, मात्र एक अपवाद के रूप में प्रभावती गुप्त उभर के आई है, क्योंकि ये जो है एक एलिट क्लास को बिलोंग करने वाली महिला थी, एक राजकुमारी थी और राजकुमारी होने के बाद वो किसी राजा की पत्नी थी। तो प्रभावती गुप्त ने ना केवल जमीन को भूमि दान आगे दी है बल्कि उन्होंने अपने सिक्के भी जारी किए हैं अपने नाम से। तो ये सारी बात हमें उस समय के अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस और साहित्यिक यानी लिटरेरी सोर्सेज इस अपवाद के बारे में हमें बताते हैं। अब यहाँ पर जो है देखिए, संपत्ति पर अधिकार के आधार पर अभी हमने बात की लैंगिक आधार पर डिफरेंसेस की, यानी स्त्री और पुरुष के बीच के भेद की। अब हम बात करते हैं जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो डिफरेंसेस आते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर, तो उसमें डिफरेंसेस कैसे थे ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाया है मैंने, जिसके शीर्ष पर बैठे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कार्य था पठन पाठन करना, वेदों की शिक्षा देना। क्षत्रियों का कार्य था युद्ध करना, सुरक्षा देना। वैश्य का काम था बिजनेस से रिलेटेड और शूद्रों का काम था इन सब की सेवा करना। लेकिन उस समय की जो साहित्यिक परंपराएं हैं उसके आधार पर अगर हम देखें, और किसी हद तक वो साहित्यिक परंपराएं सही भी लगती हैं, क्योंकि उसके अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय जो इस लैडर में सबसे ऊपर हैं, ये दोनों जो थे सबसे ज्यादा अमीर रिच पीपल हुआ करते थे, धनी व्यक्ति होते थे। किसी हद तक सामाजिक वास्तविकता से मिलता जुलता भी है।
और राजा और उस समय की साहित्यिक परंपराओं में राजाओं को, पुरोहितों को धनी चित्रित भी किया गया, दिखाया गया कि ये जो है बड़े अमीर हुआ करते थे। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी ऐसे ब्राह्मणों का भी चित्रण आता है जो उतने अमीर नहीं थे। उदाहरण के लिए हम सुदामा की बात करें, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, कृष्ण के मित्र थे, तो जो है, लेकिन आप देखिए कि इस वर्ण और संपत्ति के अधिकार के आधार पर अगर हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म के अंदर इस तरह की वर्ण व्यवस्था की, इस तरह के सिस्टम की आलोचना की गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई थी, प्राकृतिक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी है सामाजिक विषमता, यानी ये सामाजिक खाई, सामाजिक दूरी, जो एक डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, वो नैसर्गिक यानी नेचुरल नहीं है, और ना ही स्थायी यानी परमानेंट भी नहीं है, और ये तो मनुष्यों ने अपने आप एक तरह के सिस्टम बनाया है। तो बौद्ध धर्म के अंदर जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नकार दिया गया, अस्वीकार किया गया। उदाहरण के तौर पर आपकी पुस्तक के अंदर एक धनाढ्य शूद्र की कहानी आई है। ये कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ के मध्यम निकाय से ली गई है, जिसमें एक राजा है अवंती पुत्र, और बुद्ध के अनुयायी यानी बुद्ध को मानने वाले जो भिक्षु हैं, कच्चन के बीच के आपस के कम्युनिकेशन, संवाद को दिखाया है। ये कहानी को हम कह सकते हैं, चाहे वर्ड बाय वर्ड सच ना भी हो, तो भी कम से कम बौद्ध धर्म के अंदर जिस तरह की वर्ण व्यवस्था के प्रति उनकी विचारधारा थी उसको तो बताती ही है। क्योंकि यहाँ पर राजा अवंती पुत्र कच्चन से पूछते हैं कि भाई ये तो बताओ, जो ब्राह्मण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण कहते हैं कि वो सबसे ऊंचे हैं, बाकी जातियां सब नीची हैं, वो गोरे चिट्टे हैं यानी शुभ्र है उनका वर्ण, और बाकी जातियां काली हैं, केवल वही पवित्र है, एकदम प्योर है, बाकी कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए और जो है ब्रह्मा के वंशज है। तो बौद्ध भिक्षु कच्चन उनको कहते हैं, देखिए, अगर कोई शूद्र, जो कि अगर हम देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चौथे पायदान पर आते हैं, अगर कोई शूद्र अमीर होता, रिच होता, उसके पास संसाधन होते, सारे रिसोर्सेज होते, तो वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या वैश्य हो, उनको अपने अधीन कर सकता था, क्योंकि उसके पास अगर रिसोर्सेज होते तो सब उससे बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, विनीत स्वर में बात करते। तो फिर राजा बोलते हैं, तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि अगर जिस किसी के भी पास, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, अगर उसके पास आर्थिक संसाधन है तो वो किसी भी अन्य को अपना आज्ञाकारी सेवक बना सकता है, और जो है चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण का हो, वो अपने रिसोर्सेस के आधार पर उनको अपने अधीन कर सकता है। तो फिर कच्चन ने पूछा, अगर ऐसा है तो क्या चारों वर्ण एक बराबर नहीं है? तो अवंती पुत्र ने कहा, हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, इस आधार पर तो सारे वर्ण एक बराबर है। तो यहाँ पर हमें जो ब्राह्मणीय व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जो कि व्यवसाय के आधार पर बांटी गई, जिसमें ब्राह्मणों को उच्च शीर्ष पर दिखाया गया, उसको यहाँ पर नकारता हुआ उसके विरोध का स्वर हमें बौद्ध धर्म के अंदर दिखाई देता है। अभी 2020 के बोर्ड के पेपर में ये स्रोत आधारित प्रश्नों पर यानी सोर्सेज में ये आया भी था, जिसमें उसमें यह प्रश्न भी था कि क्या ये कहानी वर्ण के संदर्भ में बौद्धों के विचारों के संग तालमेल खाती है? जी हाँ, बिल्कुल खाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर तो उसने सभी को एक बराबर माना है, किसी को भी ऊंचा नीचा माना ही नहीं है। ये बात उठती है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा की। ये कहां पर? अब दक्षिण भारत के अंदर अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के अंदर एक अलग तरह की ही जो है आदर्श हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए कहा एक वैकल्पिक, यानी एक उसके अलग, उससे अलग एक दूसरी तरह के सोशल सिस्टम हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तमिलकम क्षेत्र, यानी जिसके अंदर चोल, चेर, पांडे ये राज्य किया था इन्होंने, और संगम साहित्य जो है, इसको कई बार संगम पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में इतिहास का पूरा पूरा स्रोत जो है वो संगम साहित्य है। ये इसका टाइम पीरियड करीबन 600 बीसी से 300 सीई यानी कॉमन एरा तक माना जाता है। अब इनके क्या तमिलकम क्षेत्र के क्या आदर्श थे? इस तमिलकम क्षेत्र में, जिसमें आप देख रहे हो चोल, दक्षिण भारत के अंदर चोल, पांडे है, ये चेर राज्य, यहाँ पर समाज के अंदर जो व्यक्ति दानशील है, यानी जो दूसरों को जितना अधिक दान देता है, अपने रिसोर्सेज को लोगों के संग बांट करके चलता है, उस व्यक्ति का वहां के समाज में सम्मान किया जाता था। और जो व्यक्ति कृपण यानी कंजूस है,
जो अपने रिसोर्सेस को बांटता नहीं बल्कि अपने रिसोर्सेस को अपने लिए इकट्ठा करके चल रहा है, उस व्यक्ति को उस चोल चेर और पांडे साम्राज्य के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, उसको घृणा का पात्र समझा जाता था। और संगम साहित्यिक संग्रह जो है, जो हमारे लिए इस काल के पूरे इस समय के इतिहास का हमारे लिए सोर्स है, वो वहां के सामाजिक और आर्थिक संबंधों का उसके अंदर एक बड़ा अच्छा चित्रण हुआ है। सामाजिक और आर्थिक मीन सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस का उसके अंदर डिटेल बहुत अच्छे से संगम साहित्य में, संगम लिटरेचर के अंदर दी गई। यहां पर जो है हम देखते हैं इस तमिलकम क्षेत्र में धनी और निर्धन यानी अमीर और गरीब के बीच जो खाई थी, और जिन लोगों का रिसोर्सेस पर कंट्रोल था, जो यानी जो लोग अमीर थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने सारे रिसोर्सेस को बाकी लोगों के संग बांट करके उसका इस्तेमाल करेंगे। इन सारी बातों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि संगम साहित्य के अंदर जो है, जो उन दिनों ये राजा होते थे, सरदार होते थे, वहां पर सरदार और सरदारियों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो ये जो सरदार होते थे, उनकी जो छोटे छोटे अपने एरियाज हैं उसको सरदारी कहा गया, जहां वो राज करते थे। करीबन 2000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। उनके पास, उन्होंने अपने पास चारण और कवियों को जो है अपने यहाँ अपने दरबार में उनको रखा हुआ था, आश्रय दिया हुआ था। ये चारण और कवि क्या होते थे? ये चारण कवि अपने आश्रयदाता मतलब इनका जो सरदार होता था, जो सरदारी का लीडर होता था, उसकी दानवीरता के और उसकी शक्ति के प्रशंसा में ये लोग गीत गाया करते थे और उनके दरबार में रहते थे और युद्ध क्षेत्र में भी उनके संग जाया करते थे। अब जो है आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हो जो आपकी पुस्तक में है, और ये बड़ा अच्छे से संबंध भी दिखा रहा है एक सरदार और उसके अनुयायी के बीच में। ये जो चित्र है, ये बड़ा वाला जो ये हाथ रखा है, हाथ जिसके ऊपर रखा है, ये हो गया इसका अनुयायी और ये हो गया सरदार। तो एक सरदार और उसके अनुयायी की ये मूर्ति जो है वो अमरावती आंध्र प्रदेश से लगभग 2री शताब्दी ईस्वी की ली गई है। और यहाँ पर ये निर्धन दानी सरदार जो है, ये हमें एक चित्रण भी करता है कि किस तरह की उस समय के सामाजिक आर्थिक आदर्श दक्षिण भारत के अंदर तमिलकम क्षेत्र में रहे थे। ये रचना जो है तमिल साहित्य के अंदर पुरुनारुरु से ली गई है। तमिल संगम साहित्य का ही हिस्सा है जो करीबन 1ली शताब्दी ईस्वी का है। इसमें जो चारण है यानी जो कवि है, वो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में कह रहा है, कहता है कि उसके आश्रयदाता के पास उतना पैसा नहीं है कि वो दूसरों पर खर्चा करने के लिए उतना धन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना ओछा नहीं, यानी इतना छोटा नहीं है कि ये कह करके कोई उसके पास दान मांगने आए, ये कह के मना कर दे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहां से दूं। वो कौन से एरिया में रहता है? तमिलकम क्षेत्र के इरंतई स्थान का रहने वाला है और दान प्रिय है। चारणों की क्षुधा का शत्रु है, यानी चारणों की जो क्षुधा यानी भूख, और ले लें और ले लें, तो भूख का शत्रु है। लेकिन अगर तुम अपनी गरीबी खत्म करना चाहते हो तब मेरे पास आओ, वो कहता है, और गीत गाओ क्योंकि तुम्हारे पास वो क्वालिटी है। और हम सब, वो चारण कह रहा है, हम सब उससे प्रार्थना करेंगे, उसे दिखाएंगे कि हम कितने भूखे हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो सरदार, ये सरदार क्या करेगा? गांव के लोहार के पास जाएगा और कहेगा मुझे, क्योंकि उन दिनों लोहे के बने हुए जो लड़ने के लिए वेपन्स होते थे वो बहुत अच्छे माने जाते, तो वो लोहार के पास जाएगा, कहेगा मुझे बना करके दे एक लंबा सा भाला जिसका स्वलक सीधा हो, नुकीला हो, वो लेकर के जाऊं, नए क्षेत्र पर अटैक करूं, उसको जीतूं और ला करके इन सबके बीच में उसको, जो भी मैं जीत करके लाऊं, सबके बीच में बांट सकूं। तो आज हमने इस सब पर बात की। किस किस पर बात की? हमने संपत्ति पर अधिकार के बारे में बात की, वर्ण व्यवस्था की आलोचना पर बौद्ध धर्म के अनुसार हमने बात की, और हमने बात की एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा में तमिलकम क्षेत्र के आदर्श के बारे में। ये उसका माइंड मैप है जिसमें आप देख सकते हैं संपत्ति पर अधिकार लैंगिक आधार पर और वर्ण के आधार पर, और धन अर्जित करने के स्त्री और पुरुषों के तरीके यहाँ पर दर्शाए गए हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था की आलोचना में अवंतीपुत्र और कच्चन की कहानी के बारे में हमने बात की, और वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा में यानी एक ऑल्टरनेट सोशल सिस्टम के बारे में हमने तमिलकम क्षेत्र के आदर्शों के बारे में बात की। तो ये उसका माइंड मैप है, आप अपना माइंड मैप बना सकते हैं या इसको भी आप देख। तो अभी तक बोर्ड परीक्षा में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला, स्त्री और पुरुष किस प्रकार धन प्राप्त कर सकते थे, इसकी तुलना कीजिए और अंतर भी स्पष्ट कीजिए, यानी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज
in which men and women could acquire wealth. वो हमने आज के वीडियो में उसके बारे में बात की है, आप उसको दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अगला प्रश्न, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं यानी डिफरेंसेस कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। हाउ इंपॉर्टेंट वर जेंडर डिफरेंसेस इन अर्ली सोसाइटीज? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इसके अंदर आप जो अर्जित करने के तरीके हैं स्त्री पुरुषों के, उसके बारे में भी बात करेंगे। धर्मशास्त्र धर्म सूत्र में मनुस्मृति के अनुसार जो दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच लोग ब्राह्मणों द्वारा बताई गई जीविका का अनुसरण करते थे? उन स्रोतों का विश्लेषण कीजिए जिनसे अलग संभावनाओं की जानकारी मिलती है। Were people following the occupations laid down by Brahmanas during 600 BCE to 600 CE? Analyze the sources which suggest other possibilities. इसके अंदर आप वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो दिया गया था वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कि क्या क्या ऑक्यूपेशंस होने चाहिए, जीविका क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। और अलग संभावनाओं के बारे में जो बौद्ध धर्म के अंदर दिया गया है, जिसमें हमने एक धनाट्य शूद्र में अवंतीपुत्र और कच्चन की बात की, उसके बारे में आप यहाँ पर उत्तर में देंगे, जो आंसर्स पूरे आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं। तो आज संसाधन और प्रतिष्ठा के अंतर्गत हमने चर्चा की है संसाधन पर स्वामित्व के अधिकार के आधार पर स्त्री और पुरुष के सामाजिक स्थान में भिन्नता पर, वर्ण और संपत्ति के अधिकार के बीच संबंध पर, वर्ण व्यवस्था की आलोचना में बौद्ध धर्म की अवधारणा पर, और एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा में तमिलकम क्षेत्र के सरदार और सरदारियों के बारे में। इसी चैप्टर के नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 4 यानी महाभारत एक ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री फ्रॉम एनसीटी दिल्ली। अगर आपको पसंद आया है तो अपने कमेंट जरूर लिखिए फीडबैक में, जिससे मैं जो कमी हो उसमें और सुधार कर सकूं। एंड आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।